हाँ, तो नमस्कार मेरे छात्र और छात्राओं। आज फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो मैंने बता दिया था कि बिहार बोर्ड का जो साइंस है आप लोग का, उसमें से भौतिकी का यानी फिजिक्स का मैंने जितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स वाइज आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए थे, है ना? तो आज फिर हम लेकर के ऑब्जेक्टिव क्लास उपस्थित हुए हैं, जिसमें आपका चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, ठीक है ना? इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि VVI ऑब्जेक्टिव ही केवल बताया जाता है आपको, है ना? इस ऑब्जेक्टिव से आपको बहुत सारे सवाल हमेशा से पूछे जाते आ रहे हैं, ठीक है? और 2025 के परीक्षा में भी इससे सवाल पूछे जाएंगे, है ना बेटा? चलिए, तो पहला सवाल है, ज़्यादा समय को ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं ना। तो पहला सवाल है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, है ना? बेटा इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा ना कि नहीं लिखा हुआ है ना, तो नहीं है। तो इसके लिए नहीं पर विशेष फोकस करना है, यानी कि इसमें लकड़ी लकड़ी यानी कि जो हम लोग पृथ्वी पे अपने से बनाते हैं ना, उसको बायोगैस बायोगैस कहा जाता है। यानी कि लकड़ी हम लोग अपने से जला करके और ऊर्जा को निकालते हैं ना। गोबर गैस को अपने से भी बनाते हैं, कोयला को भी अपने से ही बना लेते हैं। यानी कि नाभिकीय ऊर्जा जो है ना, जो सूर्य का प्रकाश निकलता है, उसी को नाभिकीय ऊर्जा हम लोग कह सकते हैं, है ना? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? चलिए, अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, है ना? तो ग्लोबल वार्मिंग, सबसे पहले आपको बता देना चाहूँ कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग मेरे प्यारे बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है ना कि सूर्य का प्रकाश जब एकाएक बढ़ जाता है पृथ्वी पर, तो एकाएक जब सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, जिससे कई प्रकार की हम मानवों को परेशानियां झेलनी पड़ती है ना, तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, है ना? तो कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, यानी हमारे पृथ्वी पर एकाएक तापमान किस गैस के कारण बढ़ता है, किस गैस के कारण बढ़ता है ना? तो इसको हम कह सकते हैं CO2, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना बेटा? चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है आपका? अगला सवाल है आपको, सूर्य सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी हमारे जितने भी ग्रह और उपग्रह अभी जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं ना, उसका सबसे विशाल स्रोत कौन है? तो बाबू ये भी कोई छूटने वाली क्वेश्चन है क्या? सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं नाभिकीय संलयन, है ना? नाभिकीय संलयन, या इसको इसको आप कह सकते हैं ना कि सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचता है ना? तो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक जो है ना नाभिकीय संलयन के द्वारा पहुंचता है ना? चलिए, अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल यानी चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है आपको? चौथा नंबर सवाल कह रहा है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए लोहे का छड़, बी स्टील का छड़, सी कैडमियम का छड़, एल्युमिनियम का छड़ डी नंबर में दिया है, ठीक है ना? तो इसका जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैडमियम का छड़, है ना? क्योंकि नाभिकीय विखंडन को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं कैडमियम के छड़ से, है ना जी? चलिए, पांचवा नंबर सवाल कह रहा है आपको, पांचवा नंबर सवाल में है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। तो किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा कितना होता है? कितना होता है जी? तो किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा जो है ना 200 200 200 जूल होता है ना। इसमें थोड़ा सा गलती हो गया है, ME भी लिखा गया है, ठीक है ना? ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है ना? जी से इसको सूचित करते हैं, ठीक है जी? चलिए, अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल कह रहा है ना कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो क्या आप लोग को मालूम नहीं है क्या कि ऊर्जा का जो है ना सबसे विशालतम स्रोत हमारे हमारे इष्ट देवता यानी सूर्य भगवान को माना जाता है ना जी? सबसे ऊर्जा का सबसे प्रत्यक्ष और भंडार है ना ऊर्जा का, वह जो है सूर्य भगवान है ना? तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना? चलिए, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है सातवां नंबर सवाल कह रहा है कि बॉक्सनुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप हो जाता है। यानी जब हम कुकर को कुछ किसी आग पर रख देते हैं ना, कितना हूँ तापमान पर अगर रख दिया जाता है, तो 3 से 4 घंटे के बाद तापमान कहाँ तक पहुँच जाता है? कहाँ तक पहुँच जाता है तापमान, है ना जी? तो यह तापमान जो है
आपको 100 डिग्री सी से लेकर 140 डिग्री सी तक पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है आपको, पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश यानी हवा। हवा तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मेलिटी में कहते हैं, जो हवा बह रहा है ना धीरे धीरे, जो जिसको कहते हैं आहा क्या हवा चल रहा है ना, तो इसको जो है ना हम लोग हवा कहते हैं, या फिर वायु समीर भी कह सकते हैं ना। यानी जब जब अधिक मात्रा में जब तेज हवाएं चलती हैं और एक ही दिशा में ऐसे जब हवा चलती है ना, और हवा का मात्रा बहुत अधिक होता है ना, तब इसको हम क्या कहते हैं जी? पवन कहते हैं। तो इस प्रकार का हवा जो है ना भारत में, फिनलैंड में, डेनमार्क में या अमेरिका में किस देश में चलते हैं, है ना? तो ये जो है ना डेनमार्क में चलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। डेनमार्क में हमेशा अधिक मात्रा में हवाएं चलती है, वो भी तेज गति से, है ना। चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं ना, तो कृपया करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर उनसे आपकी मित्रता अच्छी है ना, तो उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सके। और इसमें सारे वीडियोस VVI दिए गए हैं ना, बोर्ड से संबंधित वीडियोस, आपको सवाल दिए गए इसमें, है ना। वीडियोज़ में सभी अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं, ठीक है जी। चलिए, अगला सवाल है, यानी कि 9वां नंबर सवाल कह रहा है ना, पवन विद्युत जनित्र में, यानी ऐसा विद्युत जनित्र जिसको ऐसे लगा दिया जाता है खंभा से, है ना, और उसमें जब हवा चलता है ना, तो ये पवन का एक चक्की लगा दिया जाता है, और पवन के द्वारा इस चक्की को नचाया जाता है, और जिससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल कितनी होनी चाहिए जिससे हमें अच्छी मात्रा में विद्युत प्राप्त हो सके, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ना 15 किलोमीटर प्रति घंटा। वायु का वेग कितना होना चाहिए? 15। चलिए आपको दिखा देते हैं, ऐसे इसको लिखते हैं 15 किलोमीटर प्रति हावर्स, यानी घंटा, है ना। हावर्स को हिंदी में घंटा कहते हैं, है ना। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल कह रहा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, यानी जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? सबसे पहले इसे आपको जानना होगा, है ना बाबू। चलिए जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है, जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है ना कि जो हम मनुष्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है ना, हम मनुष्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है ना बेटा। चलिए, इसमें आपको हो जाएगा हम मनुष्यों द्वारा कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो हम मनुष्यों द्वारा इसमें से कौन कौन सा ईंधन प्राप्त किया जाता है? तो आप कहिएगा कि सर इसमें से कोयला भी तो हम प्राप्त कर सकते हैं, लकड़ी हम काट करके लाते हैं और उसको जलाकर और ईंधन प्राप्त करते हैं, और गोबर गैस हम खुद मानव ही बनाते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है ना कि इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी आंसर में होना चाहिए, यानी इसमें से सभी जीवाश्म ईंधन का ही उदाहरण है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 11 नंबर सवाल में देख लेते हैं क्या कह रहा है ना। कह रहा है प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, यानी पुराने समय में जब हम आदि मानव के रूप में रहा करते थे ना सभी मानव, उस समय ऊष्मा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? यानी जब भी कोई मनुष्य चाहे ह्यूमन बॉडी उसको ला करके यूज कर सके, है ना बेटा। तो इसमें घास, लकड़ी, पवन और बहता जल। तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लकड़ी सबसे पहले मनुष्यों का सामान्य ऊर्जा का स्रोत था, यानी ठंडा लगे तो भी लकड़ी, किसी हथियार को बनाना था तब भी लकड़ी, किसी जानवर को मारने के लिए भाला वगैरह सब बनाना था ना, तब भी लकड़ी का ही उपयोग ये लोग करते थे, हम मानव लोग, है ना। चलिए, अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, जब कोई मनुष्य कार्य करने की क्षमता किसी मनुष्य के अंदर कितना है, तो उसको हम लोग किस चीज़ से मापते हैं और उसको क्या कहते हैं? चलिए, इसमें मापने वाला नहीं दिया है सवाल, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को है ना हम लोग ऊर्जा कहते हैं। जिस मनुष्य के पास जितना ऊर्जा होता है, इंग्लिश में हम इसे एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा को क्या कहते हैं बेटा? एनर्जी कहते हैं ना जी। चलिए, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना जी। चलिए, अगला सवाल है 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 13 नंबर में सवाल है गोबर गैस एक प्रकार की है। तो पिछला सवाल में हम लोग पढ़े हैं ना कि गोबर गैस क्या है? तो गोबर गैस है बायोगैस। बायोगैस में पढ़े थे ना कि ये सभी, इसलिए गोबर गैस हम लोग को हो जाएगा क्या चीज़? बायोगैस, है ना जी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है आपका? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है बाबू। सबसे पहले
इस वीडियो में जो देख रहे हैं ना, जिस चैनल से आप लोग पढ़ रहे हैं, इस चैनल पे एक सवाल पे 10-10 सवाल बताए जाते हैं आपको। डिस्कशन से ही अध्ययन किया जाता है ना, तो डिस्कशन का अध्ययन जन्मों जन्मांतर तक हमारे साथ जीवित रहता है हमारे दिमाग में, है ना। तो नवीकरणीय ऊर्जा, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर नवीकरणीय ऊर्जा कहते किसे हैं, है ना। तो नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी ऊर्जा का हम लोग बार बार उपयोग करें और उसका खात्मा कभी हो ही नहीं पाए, है ना। जिस ऊर्जा का खात्मा कभी भी नहीं संभव है ना, उसी को कहा जाता है नवीकरणीय ऊर्जा, है ना। तो सवाल है आपका, अब देखिए सवाल आपका ऐसे ही सिंपल बन गया है ना, आपका सवाल ऐसे ही सिंपल बन चुका है। तो आप कहिएगा ना कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा यानी सूर्य भगवान का ऊर्जा, है ना। सूर्य भगवान का ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा पहले ही बताया था ना एक सवाल में। सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा हम मानव लोग भी बना करके उसको उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। तो सौर ऊर्जा ही केवल सूर्य भगवान का ऊर्जा सौर ऊर्जा कह सकते हैं। कोयला से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, तो ये सभी खत्म होने वाले हैं, है ना। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ना। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सूर्य भगवान का ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 15 नंबर सवाल में कह रहा है ना, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो जैव गैस यानी कि जीवों के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, उसमें से भी एक प्रकार के गैस निकलते हैं, है ना। तो उसमें से जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो जैव गैस में कितना परसेंट मीथेन गैस पाई जाती है ना। तो आप लोगों से मैं बता दूं कि इसमें 75% 75% मीथेन गैस पाई जाती है। यानी गोबर खाद वगैरह में जब हम लोग खाद उठाते हैं ना, हमारे देहात वगैरह कुछ एरिया है ना, वहाँ पे जब खाद उठाया जाता है तो उसमें से एक प्रकार का उष्मा हमें प्राप्त होता है, यानी कि गर्मी प्राप्त होता है ना। तो उसी गर्मी को हम लोग उष्मा कहते हैं, है ना। तो वही होता है मीथेन गैस। वह क्या होता है बेटा, तो मीथेन गैस होता है और वह मीथेन गैस उस खाद में 75% पाए जाते हैं, है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लिया जाए सवाल, एक एक करके सभी सवाल को फोड़ा जाएगा। और आप लोगों से बता दूं कि अब समय बहुत नज़दीक आ चुका है बेटा एग्जाम का, और इसलिए अभी आप लोग जितना भी अपने दोस्तों में बात करते हैं, अपने सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम वगैरह पे बात करते हैं ना, सभी को बंद कर दीजिए। क्योंकि आज के समय में हमें बातों से नहीं रातों से लड़ना है, सुने है ना, दिन दूनी रात चौगुनी। इसलिए रात को आप लोग अधिक मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ना। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है यानी जो ऊर्जा बार बार नया नहीं हो पाए, है ना। जो ऊर्जा बार बार नया नहीं हो पाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन, यानी जीवों के द्वारा जो ईंधन प्राप्त होता है ना, एक बार उसका हम लोग यूज कर लेते हैं तो उसका खात्मा हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन, है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है आपका, यानी 17 नंबर सवाल कह रहा है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी आप लोग तो आज के समय में बहुत सारे सोलर यूज कर रहे हैं ना, सोलर, जिससे हम लोग सौर ऊर्जा को सूर्य भगवान का ऊर्जा ही कहा जाता है ना। तो सौर ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में, यानी कि सूर्य भगवान के ऊर्जा को हम लोग ग्रहण करके और उसको किसमें यूज कर लेते हैं, तो अपने बिजली के बल्ब में, गर्मियों में बहुत सारे पंखे फैन वगैरह का यूज करते हैं ना, तो उसको जो है ना विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो वो क्या चीज़ है, हम लोग ऐसे सिंपल भाषा में सभी लोग जानते हैं ना कि उसको सोलर कहा जाता है ना। सोलर के द्वारा सूर्य भगवान की ऊर्जा को हम लोग बैटरी में यानी कि विद्युत में बदल देते हैं। लेकिन उसको जो है ना क्या कहा जाता है, हम लोग शुद्ध भाषा में उसको सौर सेल कहते हैं, है ना जी, सौर सेल कहते हैं, सौर सेल। चलिए यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको भी, है ना। चलिए सौर सेल यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, यानी कि 18 नंबर सवाल क्या कहता है, 18 नंबर सवाल कर रहा है, एक उत्तम ईंधन है। यानी हम लोगों को यूज करने के लिए एक उत्तम यानी कि सबसे बढ़िया जो है ना ईंधन क्या है, एक बढ़िया ईंधन क्या है। तो हम लोगों को किस प्रकार का ईंधन का प्रयोग हमेशा करना चाहिए, किस प्रकार के ईंधन का यूज हम लोगों को करना चाहिए, है ना। चलिए तो आप लोगों से बता दूं कि इसमें जो है ना कोयला का यूज करने के लिए लकड़ियों को काटना पड़ेगा, है ना। तो लकड़ी से हमारा पर्यावरण प्रदूषित लकड़ी की कमी से हो जाएगा, है ना। पेड़ पौधा काटना क्योंकि अभी भी हमारे जंगल में जो है ना मना है हमारे प्रशासन के द्वारा, है ना बेटा।
लकड़ी को भी नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत चीज़ है ना। पेट्रोलियम तो आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले जो है ना भूकंप आया था और ये पृथ्वी का नष्ट हो गया था और पृथ्वी के नीचे जितने भी पेड़ पौधे दबे थे उसी से पेट्रोलियम निकाला जाता है। अर्थात एक और पेट्रोलियम निकालने का सुविधा है ना कि समुद्र में जो जीव जंतु मर जाते हैं उसका जो अवशेष नीचे बच जाता है, सड़ गल जाते हैं ना, उसी से पेट्रोलियम निकाला जाता है। लेकिन हम लोग को जैव गैस का प्रयोग करना चाहिए। जो जीवों के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ मिलता है ना उसी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जीव यहाँ धरती पर कभी खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना बेटा। चलिए आगे सवाल है आपका, आगे सवाल है। चलिए इस वीडियो में आपको जो भी कहीं से भी कमी दिख रही होगा, कमी अगर दिख रही होगी तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि आपके सभी कमियों को पूर्ण रूप से मैं पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ हूँ ना। अभी अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस से आप जुड़ करके पढ़ रहे हैं, इसलिए किसी चीज़ का आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, है ना। चलिए 19 नंबर सवाल में है। 19 नंबर सवाल आपको कह रहा है ना कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। यानी नरौरा जो है ना एक जगह का नाम है और वहाँ पे नाभिकीय विद्युत संयंत्र बनाया गया है जो कि किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? उत्तर प्रदेश में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना जी। चलिए आगे सवाल है आपका, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं तो क्या है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि एक बार अगर जीवाश्मी ईंधन का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं तो उसका प्रयोग बार बार नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए जीवाश्मी ईंधन जो है ना जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं अनवीकरणीय स्रोत, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना बेटा। चलिए आगे सवाल कह रहा है आपको, आगे सवाल है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। ये तो सिंपल सा सवाल है, आप लोग को जीके में भी मिलने के लिए मिलता है ना। किसको किसको मिला है बेटा, कमेंट में थोड़ा सा लिख दीजिएगा किनको किनको मिला है ये सवाल। आर्ट्स में पढ़ने के लिए, है ना। आर्ट्स में पढ़ने के लिए ये सवाल किनको किनको मिले हैं, जिनको भी मिला है अपना नाम कमेंट में लिख दीजिएगा, है ना। चलिए तो मैं बता देना चाहूँ कि सरदार सरोवर बांध जो है ना, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है जी? नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला सवाल कह रहा है आपको, एक एक सवाल बिल्कुल सिंपल तरीका से आपको करवाया जाएगा, क्योंकि आप अभी जो है ना अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस के सदस्य बन चुके हैं ना। तो इस सदस्य में किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो टिहरी बांध किस नदी पर बना है? अगला सवाल है, ये सवाल भी आपको आर्ट्स में मिले होंगे, है ना। आर्ट्स में मिले होंगे पढ़ने के लिए। तो टिहरी बांध जो है ना, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो बाबू ये तो सिंपल सा सवाल है। टिहरी बांध हमारे महात्मा गांधी सेतु बांध तो बना ही है, जो पटना में स्थित है ना, जो भारत की सबसे लंबी जिसको पुल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये बांध टिहरी बांध एक गंगा नदी पर बनाया गया है ना। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा मैया के नदी पर जो है ना टिहरी बांध बनाया गया है। याद रखिएगा गंगा मैया, है ना, गंगा मैया, टिहरी बांध गंगा मैया, टिहरी बांध गंगा मैया, ठीक है ना। चलिए ऐसे रट लीजिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद सवाल है, यानी कि इसमें है ना ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, गंगा नदी, है ना। चलिए उसके बाद सवाल है भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाला देशों में कौन सा स्थान है। यानी भारत जो है पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने वाले कौवा नंबर देश है। यानी इससे पहले कितने देश हैं और उसके बाद हमारे देश का नंबर आता है ना। तो आप लोगों से बता दूं कि इससे पहले जो है ना 4 देश हैं और 5वां नंबर पे पवन ऊर्जा से भारत में विद्युत उत्पादन किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना जी। चलिए हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो आपको मिला ही होगा ना आर्ट्स में, ये सभी आर्ट्स के क्वेश्चन मिलते हैं ना, आर्ट्स की किताब में भी मिलते हैं। अगला सवाल है 24 नंबर, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अरे वाह, ये भी कोई छूटने वाली सवाल है क्या? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप कहिएगा सर सौर सेल आखिर है क्या? तो सिंपल सा नाम है इसका, जो आप लोग सोलर का यूज करते हैं ना, जो आप लोग धूप में रख देते हैं और चार्ज करते हैं बैटरी और अपने बल्ब को चलाते हैं, फैन को चलाते हैं, है ना। तो वह जो है ना सिलिकॉन से बनता है। क्या चीज़ से बनता है बाबू? क्या चीज़ से बनता है? तो सिलिकॉन से बनता है ना। चलिए अगला सवाल है आपका, आज तो होगा एकदम भांडाफोड़ होगा, सवालों का भंडार, है ना। तो चलिए 25 नंबर सवाल में कह रहा है बांध के द्वारा स्थापित
टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? यानी बांध जो है ना, स्थापित टरबाइन को, यानी जो नचाने वाला होता है ना, उसको हम लोग टरबाइन कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा यानी सबसे पहले ज्वारीय ऊर्जा किसको किसको कहते हैं? तो नदी में जो उथल पुथल होता है ना, या फिर समुद्र में, तो उसके लहर से जो एक प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है जी? ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है ना। तो कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? तो ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? तो उसको जो है ना विद्युत ऊर्जा में, यानी कि वहाँ पे एक टरबाइन लगा दिया जाता है, जिसको बहुत जोर से जब पानी आता है ना, तो उसको धक्का लगाता है, और जोरों से जब चलती है ना, एक बार चल जाती है, कितने देर तक चलती रहती है, और उसे विद्युत ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, है ना। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको, OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं। OTEC विद्युत संयंत्र एक प्रकार का विद्युत संयंत्र का नाम है, केवल तभी प्रचलित होता है जब महासागर के पृथक होना चाहिए, पृथक पर जल का ताप पृष्ठ होना चाहिए, है ना। ये पृष्ठ होना चाहिए बाबू, ये वाला जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये पृष्ठ होना चाहिए, ये वाला पृष्ठ होना चाहिए, है ना। पृष्ठ पर जल का तापमान तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो, है ना, अंतर हो, कब प्रचलित हो सकती है? तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि 20 डिग्री सी का। कितना तापमान होना चाहिए? 20 डिग्री सी का, है ना। चलिए, इसके बाद 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 27 नंबर सवाल कह रहा है ना, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? अरे वाह, हाइड्रोजन बम तो सबसे पहले हम लोग अमेरिका जो है ना, जापान पर गिरा था परमाणु बम ना, लेकिन ये हाइड्रोजन बम है ना। तो सवाल कह रहा है ना कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है ना, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, यानी जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक नाभिकीय संलयन द्वारा ही पहुंचता है ना। एक और इसको याद रखिएगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचता है? तो नाभिकीय संलयन विधि द्वारा। उसी प्रकार हाइड्रोजन बम भी किस अभिक्रिया पर आधारित है? किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन के अभिक्रिया पर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, यानी कि 28 नंबर सवाल में है बाबू, 28 नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर बहुत बढ़िया सवाल है, और ये जो सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग VVI लगा लीजिएगा। 2-3 साल पहले लगातार पूछे गए थे, लेकिन कुछ दिनों से इधर नहीं पूछा जा रहा है ना, तो इस साल पूछने की चांसेस 99% बनता है ना। तो सवाल है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है ना। तो इसका जो है ना महाराष्ट्र में, यानी हमारा बॉम्बे जो है ना, जो फिल्म सिटी है, वहीं पे तारापुर स्थित है, और वहीं पे नाभिकीय विद्युत संयंत्र बनाया गया है, तारापुर में ही, जो कि महाराष्ट्र यानी कि बॉम्बे में स्थित है ना। बॉम्बे में यानी महाराष्ट्र में, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना जी। चलिए, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यानी कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र से संबंधित इसमें अत्यधिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो ये जो है ना, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराणा प्रताप जी के नाम पर इस समुद्र का नाम सागर का नाम रखा गया था ना, तो इसीलिए राणा प्रताप सागर इसका नाम रखा गया था, राणा प्रताप सागर, है ना। तो सवाल कह रहा है राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है ना, हमारे भारत के सबसे बड़े राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आप कहिएगा सर राजस्थान है। तो यह जो है ना, राजस्थान में ही स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल आपको बनता है ना कि कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये राज्य में स्थित है से आपके एग्जाम में 2 सवाल पूछे जाते हैं ना। कुछ नाभिकीय विद्युत संयंत्र का नाम दे दिया जाता है, और पूछा जाता है कि यह किस राज्य में स्थित है। लगभग बाबू तो 4-5 ही सवाल आते हैं इससे, प्यारे बच्चों, 2-4-5 से ही सवाल आते हैं। उसी 5 सवाल में से 2 सवाल करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इस सवाल को, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बेटा यह जो है ना तमिलनाडु में स्थित है। कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है 31 नंबर सवाल है आपका,
31 नंबर सवाल में कह रहा है कि काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। यानी नाभिक से जो विद्युत बनाया जाता है ना, नाभिक से जो विद्युत बनाया जाता है ना, उसी संयंत्र का नाम है नाभिकीय विद्युत संयंत्र, है ना। किस राज्य में स्थित है? काकरापार किस में स्थित है जी? तो यह जो है ना आपको गुजरात में स्थित है, जहाँ के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, है ना। जहाँ पे सबसे पहले हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले आए थे गुजरात में, है ना। गुजरात में ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है जी। चलिए लास्ट आपका सवाल है ना कि कैंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो लास्ट में तो हम लोग फास्ट चलेंगे ही, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना कर्नाटका, जहाँ सबसे ज़्यादा लोहा निकाला जाता है कर्नाटका में, और सभी लौह फैक्ट्री, सबसे अधिक लौह फैक्ट्री जो है ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी जी के इसमें बाबू बताया जाता है ना, तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ही है कि एक्स्ट्रा जानकारी आप लोग को एकदम दिया जाएगा। जो सवाल है केवल उसके बारे में नहीं, उस सवाल को तोड़ा जाएगा और उस सवाल को 4 पार्ट्स में बना करके 4 आंसर दिए जाएंगे, है ना। जैसे सबसे अभी सवाल है ना आपका, कैंगा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो केवल उत्तर आपका होगा कर्नाटक। लेकिन एक और सवाल ले लीजिए, इसमें एक और सवाल है ना कि सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक राज्य भारत में कहाँ है, तो वह है कर्नाटक, जहाँ सबसे अधिक लोहा निकाला जाता है। और जितनी भी बसें बनाई जाती है, जितने भी लौह से संबंधित चीज़ें बनाई जाती है ना, वह कर्नाटक में ही बनाई जाती है, ठीक है जी। चलिए इसके बाद फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दिया जाए, है ना। रोज़ रात 9 बजे आपको लाइव क्लास मिल जाएंगे, जिसमें अभी संस्कृत चल रहा था। किसी मेरे प्यारे बच्चों को कहीं से भी कोई समस्या हो संस्कृत में, अगर कहीं से भी आपका क्लास छूट गया हो, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी वीडियो को अपलोड कर दिया गया है ना, प्ले लिस्ट में आप लोग जा करके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सभी मैथ के वीडियो भी दिए जा चुके हैं। त्रिकोणमिति तो अभी आपको वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन फिर उसके आगे सभी क्लास को दे दिए जाएंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चे, कोई नए बच्चे दिख रहे हैं ना इस चैनल को, अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस को, अभी कोई नए बच्चे दिख रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो इस पर अपलोड किया जाए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों के पास पहुंच जाए, ठीक है। और जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना बाबू, है ना। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चलिए मिलते हैं फिर। इसमें फिजिक्स खत्म हो रहा है आज बेटा, आज फिजिक्स खत्म हो रहा है ना। अब केमिस्ट्री, इसके बाद हम लोग मिलेंगे केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव के साथ अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।